हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति। कैसे एक क्रांति ने इस देश की दशा बदल दी, कैसे ये देश जब एक वक्त ऐसा आया जहां दाने दाने के लिए मोहताज हो गया और आज हमारे पास इतना अनाज, इतना गेहूं, इतना चावल हमने पैदा किया कि आज हमारे पास उसको अपने भंडार में रखने की जगह नहीं है, अपने बफर स्टॉक, अपने वेयर हाउसेज में रखने की जगह नहीं है। क्या हुआ, कैसे आई हरित क्रांति, क्यों हमें लाने की जरूरत पड़ी, उसको लाए तो कैसे लाए और लाने के बाद कैसे देश की स्थिति बदली, मैं आपको आज वो बताने की कोशिश करूंगा। मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे की इकोनॉमिक्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे की ज्योग्राफी, ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे की साइंस और पॉलिटिक्स। कैसे चीज़ें बदली, कैसे देश में क्राइसिस आए, कैसे चीज़ें बदली इस देश की कहानी, क्या हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन में, कैसे हमें वो लाने के लिए मजबूर हुए। कोशिश करते हैं इन सबको जानने की, और मैं वो अनसुनी अनकही बातें बताऊंगा आपको जो शायद हमने कहीं पे मिस कर दी होंगी, शायद हमने पढ़ी नहीं होंगी। सो लेट्स बिगिन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑब्वियसली मैं आपको ब्रीफ में कुछ बातें बताऊंगा। जब हम कॉलोनियल पीरियड में थे, जब अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे, तो इस देश में सबसे घात जो किसी सेक्टर को पहुंचा वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, और उसके पीछे के अपने बहुत सारे कारण थे। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट था ब्रिटिश पीरियड में, और उसके पीछे के रीजंस थे जैसे लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड अदर गवर्नर्स ने हमारे देश में तरह तरह के लैंड सेटलमेंट सिस्टम उन्होंने लॉन्च किए थे, ऑपरेट किए थे। जैसे जमींदारी सिस्टम एक था, महलवारी एक सिस्टम था, रोयतवारी एक सिस्टम था। हम इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी हमारे को मेन टारगेट हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन को पढ़ना है। तो हमने तरह तरह के लैंड सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किए। हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट तो थी, अराउंड 75-80% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे, बट फिर भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होती थी। उसका कारण लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, लो इरिगेशन फैसिलिटीज था, टेक्नोलॉजी का ना होना था, इन्वेस्टमेंट ना होना, और फार्मर और गवर्नमेंट का और जमींदारों का वो स्टेप्स ना लेना जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सुधारी जा सकती थी। मतलब एग्रीकल्चर अपने एक खराब हालात से गुजर रही थी। ऑन द अदर हैंड 1921 के बाद हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। मतलब 1921 से पहले हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट फेज में थे। मतलब सर, मतलब ये था 1921 से पहले हमारे देश के अंदर बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। मतलब हमारे देश में बच्चे भी ज्यादा पैदा होते थे और लोग भी ज्यादा मर जाया करते थे, इसलिए पॉपुलेशन नहीं बढ़ा करती थी। लेकिन 1921 के बाद हमने अपनी डेमोग्राफी में एक चेंज एक्सपीरियंस किया, एक चेंज महसूस किया कि बच्चे पैदा तो ज्यादा हो रहे हैं, बर्थ रेट तो बढ़ रहा है, डेथ रेट कम हो गया है। जब डेथ रेट कम हो गया है तो हमने एक्सपीरियंस किया कि पॉपुलेशन बढ़ने लगी है। 1921 के बाद हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बढ़ने लगी। जब कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट, पॉपुलेशन की जरूरतें भी बढ़ेंगी, तो हमारे देश में जरूरतें बढ़ गई। एक दूसरी बात यह हुई कि इतना सब होने के बाद अगर मैं इसको आपको डेटा वाइज बताऊं तो हमारी कंट्री ने ब्रिटिश पीरियड के लास्ट फेज में लगभग 1900 से 1947 में एग्रीकल्चर में नियरली 0% ग्रोथ एक्सपीरियंस की। मतलब एग्रीकल्चर ग्रो ही नहीं हो रहा था। अब इतना सब कुछ हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी और फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, बट ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी। अब हमें महसूस होने लगा कि एग्रीकल्चर सच में लैग कर रहा है, ज्यादातर लोग उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, अब होना क्या था, हम आगे चले और ब्रिटिश के पीरियड के लास्ट फेज में, बिल्कुल लास्ट में, बंगाल में ग्रेट फेमाइन आई, अकाल आ गया। अकाल आ गया मतलब लोग तड़प तड़प कर मरने लगे, तड़प तड़प कर इतने मरने लगे, कितनी देश की हालत खराब होगी, कैसा मंजर रहा होगा जहां पर लोग लगभग 30 लाख लोग भूख से तड़प कर मर गए। यही हुआ बंगाल में 1943 में। बंगाल 1943 में लगभग 3 मिलियन लोग फूड की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से दम तोड़कर मर जाते हैं। ये वो मंजर था कि 1940 में अमेरिका के एक राइटर ने हमारे देश को बैगिंग बाउल कह दिया। मतलब ये था कि अंग्रेजों ने इस सोने की चिड़िया, ये जो देश था जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था,
उसको दाने दाने का मोहताज बना दिया। अब खराब है स्थिति इतनी खराब है, मैं बंगाल फेमाइन का एक अगर आपको इमेज दिखाऊं तो आप समझ सकते हैं, ये बंगाल फेमाइन का वो इमेज है। ये हालत थी हमारे देश की 1943 में, जहां 30 लाख लोग भूख से तड़प कर मर गए। अब 1947 में ये सिचुएशन और ज्यादा ग्रेव हो गई, और इतनी ग्रेव हो गई कि देश में 1947 में फूड शॉर्टेज हो गई, और इनफैक्ट एक्यूट फूड शॉर्टेज हो गई। देश में अनाज की बहुत ज्यादा कमी हो गई। इनफैक्ट 1947 में एक रूल लाया गया कि किसी भी वेडिंग में 30 से ज्यादा लोगों को फूड सर्व नहीं किया जाएगा। आप 30 से ज्यादा लोगों को खाना सर्व नहीं कर सकते। मतलब क्यों? क्योंकि आपके देश में अनाज की कमी थी। अभी आपने देखा कोविड-19 में भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, पर वो एक इन्फेक्शन के कारण थी, वो फूड अवेलेबिलिटी के कारण नहीं थी। कैसा रहा होगा 1947 में जब इस देश में एक रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी, ऐसी ही रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी, और वो भी खाने की कमी के कारण। ठीक है, अब चीजें बदलनी थी। हिंदुस्तान आजाद हुआ, 1947 में हम आजाद हुए। आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतनी सारी चीजों को देखने के बाद यह कहा कि सब कुछ वेट कर सकता है बट नॉट एग्रीकल्चर। बात भी सही थी, क्योंकि ज्यादातर लोग डिपेंडेंट है। बंगाल में फेमाइन आई तो खाने के कारण आई, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, सब कुछ जो निर्भर था वो अब एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर था। ठीक है, 1947 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद कहते हैं एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लॉन्च किए। सबसे पहले उन्होंने जो रिफॉर्म लॉन्च किए वो किए लैंड रिफॉर्म्स। कुछ उन्होंने भूमि कानून लॉन्च किए, भूमि से जुड़े हुए संशोधन किए। जैसे उन्होंने सबसे पहले एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स किया, जमींदारी सिस्टम का खात्मा किया, लैंड सीलिंग कि आप एक लैंड कितनी होल्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम लैंड कितनी आप होल्ड कर पाओगे, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई। लैंड कंसोलिडेशन, छोटी छोटी जमीनों को जोड़कर बड़ा जमीनों के टुकड़े बनाए गए, लैंड कंसोलिडेशन किया। और जो फार्मर, जो लैंडलेस क्लास दूसरों की जमीनों पर काम करती है, उनके लिए रिफॉर्म्स लाए गए। ठीक है, अच्छी शुरुआत थी। एग्रीकल्चर को बढ़ाना था, एग्रीकल्चर को सुधारना था। ठीक है, ये सब किया गया, लेकिन इसके बावजूद चीजें नहीं बदली। ये रिफॉर्म्स लाए गए, कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन जो एफर्ट्स, जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आज भी स्थिति ऐसी थी कि आज भी देश के अंदर प्रोडक्शन कम थी। आज भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो थी वो बेहद ही कम थी। फार्मर मोर और लेस डिपेंडेंट था अभी भी मॉनसून के ऊपर। अच्छी बरसात मतलब अच्छी फसल, और खराब बरसात मतलब बरसात नहीं हुई तो फसल उस साल अच्छी नहीं होने वाली। इतने रिफॉर्म्स लाने के बावजूद भी चीजें सुधरती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। ठीक है, फर्टिलाइजर का यूज, खाद्य का यूज ना के बराबर हुआ करता था, खादों का यूज नहीं हुआ करता था, और अगर होता भी था तो लार्जली ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ करता था। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, तभी हमारा फार्मर अभी भी मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट था। लार्जली जो फार्मिंग की जाती थी वो सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फार्मिंग की जाती थी। कहते हैं, डेटा ये कहता है कि अराउंड 45% फार्मिंग जो होती थी वो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी। मतलब जो भी फार्मर उगाएगा लगभग 45 से 50% वो उसको अपनी जरूरतों को पूरा करने में ही यूज कर देगा, अपनी घर की जरूरतों को, अपनी पारिवारिक जरूरतों को यूज करने में ही यूज कर लेगा, लगभग 45%। ठीक है, रिफॉर्म्स ले आए, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, पर चीजें नहीं बदलती दिख रही है। तभी एक प्रोग्राम आया जिसका नाम था PL480। PL480 ये वो प्रोग्राम था जो यूएस में लॉन्च हुआ 1954। अमेरिका ने एक प्रोग्राम बनाया, फूड फॉर पीस प्रोग्राम, PL480। PL480 मतलब पब्लिक लॉ 480। पब्लिक लॉ 480 का मतलब था, ये यूएस में लॉन्च हुआ फूड फॉर एड प्रोग्राम के नाम से 1954 में। और इसका एम क्या था? इसका एम था कि यूएस ने जो अपने पास बफर स्टॉक्स मेंटेन किए हुए हैं, अब आपको समझने की जरूरत है। यूएस में एमएसपी आ चुकी थी,
सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ चुका था कि फार्मरों को जब भी वो उत्पादन करेंगे, उत्पादन के बाद उनको इतना समर्थन मूल्य तो मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम इतना प्राइस तो उनके प्रोडक्ट पे मिलेगा ही मिलेगा, इतनी प्रोड्यूस पे उनको मिलेगा ही मिलेगा। एमएसपी आ चुका था, फार्मर वहां पे अच्छी उगाई कर रहा था, अच्छी खेती कर रहा था। जब ये कर रहा था तो वहां पे बफर स्टॉक मेंटेन हो रहा था। अब अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं थी, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इस बफर स्टॉक को उनको डिस्पोज करना था, उनको इसको रिलीज करना था। तो उन्होंने देखा कि जो फूड डेफिसिट कंट्री हैं, ऐसी कंट्रीज जिनके अंदर खाद की कमी है, खाने की कमी है, उन कंट्रीज को क्यों ना इस माल को बेचा जाए। इसका मतलब था फूड एड, मतलब ऐसी कंट्रीज को, फ्रेंडली फूड डेफिसिट कंट्रीज को ये माल हम रिलीज करेंगे, ये हम बेचेंगे, इससे हमारे रिश्ते भी सुधरेंगे। तो एम क्या था? टू डिस्पोज कॉस्टली एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोड्यूस विद सपोर्ट प्राइस विद फूड डेफिसिट कंट्रीज। ठीक है, 1959 में इस प्रोग्राम का नाम बदलकर हो गया फूड फॉर पीस प्रोग्राम। पहले था पब्लिक लॉ फॉर इट, ये मेन नेम है इसका। यूएस का ये फूड एड प्रोग्राम है और 1959 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया फूड फॉर पीस प्रोग्राम। ठीक है, अब एक डायरेक्टर हुए जॉर्ज मैकगवर्न, इस प्रोग्राम के एक डायरेक्टर थे। उनका ये मानना था, उन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में बाकायदा कहा कि अगर किसी कंट्री को, अगर आपको बॉम्ब करना हो ना, अगर उस पर विस्फोटक लॉन्च करने हो, तो उससे बेहतर है उस कंट्री को एड दे दो। किसी कंट्री को बॉम्ब डालने से बेहतर है उस कंट्री को एड दे दो, वो अपने घुटने पर खुद आ जाएगा। और ये यूएस कैसे इस प्रोग्राम से अपनी जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनके ऊपर कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस ना आए, इससे बचाया जा सकता है, ये मैकगवर्न ने बताया। देखिए बात समझिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, जब विश्व 2 घटों में बट गया, 2 ग्रुप्स में बट गया, एक ग्रुप जिसको लीड कर रहे थे यूएस और एक ग्रुप जिसको लीड कर रहा था सोवियत यूनियन। यूएस खुद ब खुद ये चाहता था कि वो कम से कम कंट्रीज हों जहां पर रशिया का या सोवियत यूनियन का कम से कम इन्फ्लुएंस हो। इन्फ्लुएंस वो नहीं चाहता। अब उसका तरीका क्या है कि कंट्रीज पे अपनी पकड़ मजबूत की जाए। तो कैसे की जाएगी, उसका एक उदाहरण था फूड फॉर एड प्रोग्राम, PL480, फूड फॉर पीस प्रोग्राम। कैसे? हम कंट्रीज को ये ऑप्शन देंगे कि वो लोग हमारे से सस्ते रेट में अनाज खरीदें। अच्छा, उनको खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि उनका देश उतना अनाज नहीं उगा पा रहा है। इसमें भी उन्होंने एक ऑप्शन दिया। देखिए, सपोज कीजिए ये है इंडिया, ये है यूएसए। यूएस इंडिया को वीट सप्लाई करेगा और इंडिया को पेमेंट करनी है। इंडिया को नॉर्मली जनरली पेमेंट करनी होगी डॉलर में, पर यूएस ने एक ऑप्शन दिया। यूएस कहता है कि इंडिया डोंट वरी, हम आपके ऊपर हेल्प कर रहे हैं, हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आप हमें पेमेंट कीजिए अपनी लोकल करेंसी में। मतलब इस कंट्री के अंदर यह प्रोविजन था कि कंट्रीज फूड को इंपोर्ट कर सकती हैं, अपनी फूड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूएस से माल मंगा सकती हैं और उनको पेमेंट भी लोकल करेंसी में करनी होगी। अब यूएस की ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी। कैसे डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी? पहली बात मैंने जैसे बताया, मैकगवर्न ने जैसे कहा कि किसी कंट्री को बॉम्ब करने से बेहतर है उस कंट्री को एड दे दो, वो अपने घुटने पर खुद आ जाएगी। देखिए, एक तो इंडिया के ऊपर एहसान हो गया कि हमने देखो तुम्हें फूड दे दिया और तुमसे पेमेंट भी ली, किस में ली? आपकी लोकल करेंसी में। तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज था वो बच गया। ये बच गया तो इंडिया खुश हो गया कि यार हम इस पैसे को बचा पाएंगे और इससे अदर नेसेसरी आइटम्स खरीद पाएंगे। यूएस ऐसा क्यों कर रहा था? यूएस इसलिए कर रहा था क्योंकि यूएस के पास अगर इंडिया की लोकल करेंसी आ भी जाएगी, रुपीस आ भी जाएगी, यूएस को पता था कि उसको ये पैसा वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर देना है किसी ना किसी फॉर्म में वो वापस इंडिया में ये पैसा इन्वेस्ट कर देगा। वो टैलेंटेड आदमी है, ये लोग समझदार हैं। एक और बात समझनी थी, ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी है यूएस की। एक और बात समझनी थी कि देखिए, इंडिया इस समय एक चीज चलन में आनी थी, पेस्टिसाइड्स।
पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक का प्रयोग आना था। यूएस को इस बात का पता था कि चलन में अब पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ जाएगा, इंसेक्टिसाइड्स का यूज बढ़ जाएगा। बात समझिए, गहरी बात है। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद वो केमिकल और वेपन फैक्ट्रीज जो बंद पड़ गई, जो ठप पड़ गई, जो उनके पास जो पेस्टिसाइड्स केमिकल बचा हुआ था, उन्होंने इस केमिकल का इस्तेमाल किया इन पेस्टिसाइड्स को बनाने में, इन इंसेक्टिसाइड्स को बनाने में। और इसी कंपनी को, इसी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को वो बेचेंगे इंडिया में, जो उस पैसे को इन्वेस्ट करके जो उन्होंने इंडिया से लिया था। तो देखिए, यूएस इंडिया को अनाज भी दे रहा है, पेमेंट ले रहा है रुपये में, उस रुपये को वो इन्वेस्ट करेगा वापस इंडिया में, इसलिए वो ले रहा है। दूसरी बात, वो इंडिया के ऊपर एहसान कर रहा है, ये इंडिया को जताया जा रहा है। तीसरी बात, इंडिया से जो रुपये आ रहा है, वो जब वो इंडिया में इन्वेस्ट होगा तो उसको पता है यूएस को कि आने वाले कुछ सालों में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का चलन बढ़ेगा। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो फैक्ट्रीज आर्म्स बना रही थी, इन फैक्ट्रीज के पास जो केमिकल बचा रह गया था, ये केमिकल इस्तेमाल में आना था किस चीज के लिए? इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए, पेस्टिसाइड को बनाने के लिए, कीटनाशक को बनाने के लिए। यही यूएस ने किया। यूएस इसलिए भी ऐसा कर रहा था क्योंकि अगर वो इंडिया को सस्ते रेटों में इंडिया की भूख की जरूरतों को पूरा कर देगा तो इंडिया यूएस से वीट तो खरीदेगा ही खरीदेगा, बल्कि अदर आइटम्स भी खरीदेगा। बाकी चीजें भी तो खरीदवा लेंगे ना इंडिया से, इन्फ्लुएंस करेंगे कि यार हम तेरी हेल्प कर रहे हैं तो तू भी तो हमसे समझ, तो बाकी चीजें भी तो खरीद। ये यूएस की डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी। ठीक, इंडिया क्यों खरीद रहा था, एक और बात समझने की हमें जरूरत है। इंडिया के पास ऐसा क्या कारण था कि इंडिया खरीदे? देखिए, इंडिया में मैंने बताया कि रिफॉर्म्स लाने के बाद भी चीजें नहीं बदलती नजर आ रही थी। भूख एक ऐसी चीज थी जो किसी भी देश को मजबूर कर देती है किसी भी डील को मानने में। इंडिया की ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के अंदर यूएस के इस प्रोग्राम से नेसेसरी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, तो इंडिया ऐसा क्यों ना करे। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, डॉलर यूरो का रिजर्व है, वो सेव हो रहा था। और जो लोग जानकार हैं, इंडिया में जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया, इंडिया में 5 ईयर प्लान बनाए गए। पहला 5 ईयर प्लान ने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में, जिसको हम नेहरू महालनोबिस मॉडल कहते हैं, इस प्लान में इंडिया ने फोकस किया था इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में। हमारा फोकस था कि हम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें। तो जब इंडिया इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के रिसोर्सेज ज्यादा किस पे लगेंगे? इंडस्ट्री पे लगेंगे। तो इंडिया को अपने रिसोर्सेज को बचाना है। यूएस से उसको सस्ते रेट में पैसा मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। तो जो अनाज मिल रहा है, जो रिसोर्सेज उसके ऐसे बच रहे हैं, वो उसको कहां चैनलाइज कर रहा है? इंडिया कहां चैनलाइज कर रहा है? नेहरू और महालनोबिस कहां चैनलाइज कर रहे हैं? इंडस्ट्री सेटअप करने में। आर यू गेटिंग मी? कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा था? PL 480 प्रोग्राम उसने लॉन्च क्यों किया? क्योंकि वो उसकी एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी। वो कंट्रीज में से कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस कम करना चाहता था। वो ये चाहता था कि फूड के, अनाज के एवज में ये कंट्रीज बाकी यूएस प्रोडक्ट्स भी खरीदें। यूएस की जो फैक्ट्री बंद पड़ गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस कर रही थी, उसको कल को खरीदा जा सके। तो यूएस की एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी। इंडिया की क्या मजबूरी थी? इंडिया को नेसेसरी फूड आइटम्स मिल रहे थे। इंडिया को ऐसा करने से उसकी डॉलर्स बच रहे थे, यूरोज बच रहे थे, फॉरेक्स बच रहा था, फॉरेन रिजर्व्स बच रहे थे। और ऐसा करने से जो उसके पास रिसोर्सेज थे वो इंडिया चैनलाइज कर सकता था अपने यहां इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में। लेकिन 1957 में बीओपी क्राइसिस आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हमारे यहां डेफिशिएंसी आ गई। हम इतना इंपोर्ट करते थे कि हमारे यहां से पेमेंट तो ज्यादा होती थी पर हमारे देश में पेमेंट कम आती थी। तो 1957 में बीओपी क्राइसिस आ गए। इंडिया ने अब इस बारे में विचार विमर्श करना शुरू कर दिया कि कैसे हम अपनी कंट्री के अंदर
इतना पर्याप्त मात्रा में अनाज उगाएं कि हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ना करना पड़े। इसके ऊपर अब सोचना स्टार्ट कर दिया है। हमने बहुत सारी कमेटीज बनाई, हमारी बहुत सारी इंटरनेशनल फाउंडेशन ने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। ये एक अलग कहानी थी, ये साइमल्टेनियसली चलती रही, लेकिन अब चीजें बदलनी थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे कैसे कहानी आई, थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के पीछे ही कहानी। देखिए, वी ऑल नो 1962 में इंडिया की चाइना के साथ वॉर हुई। प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे और इस वॉर में इंडिया हार गया, और इंडिया हार गया और बुरी तरह हार गया। क्रिटिसिज्म हुआ, जवाहरलाल नेहरू का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, हम बुरी तरह हार गए, हमारी आर्मी डिमोरलाइज हो गई, डिमोटिवेट हो गई। ठीक है, 1964 27 मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनका देहांत हो गया, उनका डिमाइस हो गया। हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू अब पिक्चर में नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके पीछे ही कहानी है कि इसके बाद कुछ समय बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। इसके पीछे की अपनी स्टोरी है। जब जवाहरलाल नेहरू साहब की डिमाइस हुआ तो कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि देश में अगर प्रधानमंत्री ही नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। गुलजारी लाल नंदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, लेकिन अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का डिमाइस हुआ था तो उनके कद का कोई प्रधानमंत्री चुनना बाकी था। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे के कामराज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। वो एक इंटरनल ग्रुप चलाया करते थे अपना, उसको कांग्रेस पार्टी या राजनीतिक शास्त्र के लोग सिंडिकेट कहते हैं। तो के कामराज ने इस जिम्मे को उठाया कि जब तक गुलजारी लाल नंदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं तो इस पीरियड में कैसे हम नया प्रधानमंत्री कैसे चुने। विमर्श स्टार्ट हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर, और दो नाम बड़े स्केल पे नाम आए। एक आए हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का, और एक आया मोरारजी देसाई जी का। मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा स्ट्रक्चर अपना रखते थे। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं, लोग जो कांग्रेस पार्टी में हैं वो उनको प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में उतना नहीं थे। इंटरनल पॉलिटिक्स हुई और कंसेंसस हुए, ऐसा नहीं है। वैसे मोरारजी देसाई चाहते थे कि चुनाव हो जाएं, चुनाव होने के बाद नया प्रधानमंत्री चुना जाए, पर कंसेंसस बिल्ड करके लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने, क्योंकि ये तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। ये वो पीरियड था जिस पीरियड में अभी तक हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक लीडर डोमिनेट कर रहा था, लेकिन ये वो पहला समय आया जहां पे इंडिया ने देखा कि पार्टी पॉलिटिक्स भी कंट्री की पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर सकती है। के कामराज की लीडरशिप, के कामराज ने पार्टी पॉलिटिक्स को लीडरशिप पॉलिटिक्स से ऊपर रख दिया। खैर, लाल बहादुर शास्त्री साहब प्रधानमंत्री बने। अब लाल बहादुर शास्त्री साहब प्रधानमंत्री बने, ये वो इंसान था जो बहुत ही साधारण परिवार से आता था, बहुत ही सिंपल परिवार से आता था। ये बहुत सारे पोर्टफोलियो मेंटेन कर चुके थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन ये इतने साधारण थे। इनके फादर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हुआ करते थे। इनकी बेटी की देहांत हो गया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बीमार पड़ गई थी और इनके पास इतने पर्याप्त मात्रा में पैसे भी नहीं थे कि, या सुख सुविधाएं भी नहीं थी कि उसका इलाज पूर्ण तरीके से करा सकें। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने कार खरीदी तो कार लोन पे खरीदी, तो वो एक दौर था। 1963 में ये मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। जब ये मिनिस्टर बने तो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बने। इनकी, ये मिनिस्टर तो थे बट इनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था। चीजें बदली, जाहिर सी बात है। जब ये आए तो देश अच्छी स्थिति में नहीं था। अच्छी स्थिति में इसलिए नहीं था क्योंकि फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थे, फूड की कमी थी, अनाज उत्पादन उतना नहीं था, तो देश में खाने की कमी थी, और खाने की कमी के होने के कारण फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थे। फूड प्राइसेस हाई थे
जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से पहली चीज पूछी गई कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने सबसे पहले भी यही कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि देश में अनाज के दामों को सस्ता किया जाए ताकि लोग, गरीब से गरीब लोग भी अनाज को खरीद सकें। लेकिन छोटे कद के प्रधानमंत्री को यह कहा जाता था कि इनका कद उतना बराबर नहीं था जितना कद जवाहरलाल नेहरू का था। और ये बात सच भी है। जवाहरलाल नेहरू का इंडियन पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो स्टेचर था वो बहुत ज्यादा था, और उनके बाद किसी भी प्रधानमंत्री का आना, वैसे तो उसकी पर्सनल इंडिविजुअलिटी से उसको कंपेयर किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लोग ऑब्वियस ही बात है कंपेयर करते हैं, और पुराने वाले इंडिविजुअल से जरूर कंपेयर करते हैं। जैसे अभी धोनी का जब रिटायरमेंट हुआ तो धोनी के बाद जो विकेट कीपर बने, अब वो विकेट कीपर कितने भी अच्छे हों, उनका कंपैरिजन किया जाएगा कि वो धोनी से बेहतर हैं या नहीं। सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली को कंपेयर किया जाएगा कि विराट कोहली ठीक है, अच्छे हैं, पर क्या वो सचिन से बेहतर है या वो नहीं है बेहतर। ऐसा ही लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ। लाल बहादुर शास्त्री कितने काबिल हैं ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कद के हैं या नहीं है। क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कद के नहीं थे तो लोगों ने उनका क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर दिया। उनको उतनी महत्व नहीं देते थे, उनको इनडिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर कहा जाने लगा, उनको प्रिजनर्स ऑफ इंडिसीजन कहा जाने लगा उनको, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी प्रधानमंत्री का आना और उनके कद का ना होना थोड़ा सा व्यवस्था को गड़बड़ा रहा था। ऐसा भी हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री के समय जो मिनिस्टर बने, जिनके पास पोर्टफोलियो था, वो प्रधानमंत्री को बाईपास करने लगे, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करने लगे। खैर, इनके दौर में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया, जो विपक्ष पार्टी थी उसने भी फायदा उठाया और कहा कि हमें भरोसा नहीं है कि इनके पास पार्टी में सपोर्ट है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इनके समय आया। खैर, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया, फेल हो गया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के सामने डगर आसान नहीं थी। ठीक है, खाद्य संकट उत्पन्न हो गया, फूड प्राइसेस पहले से आई थे और फूड क्राइसिस और आ गए। 1965 में हमारे देश ने ड्रोट देखी, सूखा देखा, बरसात हुई ही नहीं। 1966 में भी हमारे देश में बरसात नहीं हुई और सूखा पड़ गया, भयानक सूखा पड़ गया, इतना अकाल आ गया, खाद्य अकाल कहते हैं। देखिए कंडीशन कितनी खराब है। 1962 में अभी हम चाइना के साथ वॉर हारे, जवाहरलाल नेहरू पिक्चर में नहीं है, बड़े कद का लीडर पिक्चर में नहीं है। पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन उनके समय स्थिति वाजिब नहीं है, स्थिति अनुकूल नहीं है। फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया है, फूड क्राइसिस आ गए हैं, सूखा पड़ गया है 2 साल से लगातार। मिनिस्टर्स उनको बाईपास करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इनडिसाइसिव कहा जाता है, प्रिजनर्स ऑफ इंडिसीजन कहा जाता है, उनके कद को कंपेयर किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के साथ। अब लाल बहादुर शास्त्री के सामने जो रास्ता था वो आसान नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री ने इस वक्त 2 अपील की। पहली अपील उन्होंने की कि क्या हमारे देश के नागरिक हफ्ते में 1 दिन अनाज को, भोजन को स्किप कर सकते हैं। मतलब उन्होंने अपील की फास्ट की कि अगर आपसे हो सकता है तो इस देश के लिए हफ्ते में 1 दिन भोजन ना कीजिए, फास्ट रखिए। इन्होंने जब ये अपील की तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को, इस फास्ट वाले प्रोग्राम को उन्होंने अपने घर पे टेस्ट करके देखा। पहले अपने घर पे फास्ट रखा, उन्होंने देखा कि उनके बच्चे क्या फास्ट रख पा रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि हाँ, उनके बच्चे मील्स को स्किप कर सकते हैं हफ्ते में 1 दिन, तो उन्होंने इस अपील का आह्वान पूरे देश के लिए कर दिया। ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री ने लोगों को रिक्वेस्ट की, दूसरी अपील के लिए, मतलब किचन गार्डन रखा जाए। मतलब क्या आप अपने घरों में, अपने घर के आसपास कितनी भी छोटी सी जमीन है, वहां पर अनाज उगाइए, वहां पर भोजन उगाइए। और इसकी शुरुआत उन्होंने की प्रधानमंत्री आवास से। प्रधानमंत्री आवास में जो लोन था उसको उन्होंने खुद कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया 2 बैलों के साथ। कि वो दौर था, हम इस दौर से गुजर रहे थे। इस दौर के बाद चीजें कैसी बदली। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के समय चीजें बहुत टफ हो गई थी।
नाउ लाल बहादुर शास्त्री का पीरियड चल रहा था, तो जो दुश्मन है, ये बात उसको भी पता है कि एक पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, वो कठिनाइयों से गुजर रहा है, तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। और क्यों ना उठाया जाए, तो उसने बिल्कुल उठाया। 1965 में पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ में ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, क्योंकि रन ऑफ कच्छ में ये लॉन्च होना है, ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च कर दिया। मई 1965 की बात है। अब पाकिस्तान ने एक ऐसी जगह ऑपरेशन लॉन्च किया जहां पर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है वहां पे, और तो आपने अटैक लॉन्च कर दिया, कोई डिस्प्यूट नहीं था और पाकिस्तान ने अटैक लॉन्च कर दिया। इस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जनरल अयूब खान। कहा जाता है कि यह पाकिस्तान की एक सोची समझी चाल थी। पाकिस्तान को पता था कि हिंदुस्तान में लीडरशिप क्राइसिस चल रहे हैं, हिंदुस्तान में फूड क्राइसिस चल रहे हैं, हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री का क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है। तो उन्होंने ये अटैक लॉन्च किया इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि इंडिया क्या चाइना के हारने के बाद इस पोजीशन में है कि वो अगर हम अटैक करें उसके ऊपर तो उस अटैक का वो जवाब दे पाए या नहीं दे पाएगा, इसको उन्होंने चेक करना था। तो 1965 में मई 1965 में उन्होंने रन ऑफ कच्छ में एक ऐसी टेरिटरी पे, एक ऐसी एरिया पे अटैक कर दिया जिसपे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। और अब हमारा क्या है, हमारे देश में खाद्य संकट है, हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर हुआ, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत था, हम दूसरे देश पर अपनी जरूरतों के लिए डिपेंडेंट थे, तो इंटरनेशनल प्रेशर हुआ। और आलम यह था कि हमें अपनी देश की 75 स्क्वायर मील जगह पाकिस्तान को देनी पड़ गई। एक ऐसी टेरिटरी पे आपने अटैक किया, एक ऐसे एरिया पे आपने अटैक किया जहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, और आपने अटैक कर दिया, इंटरनेशनल प्रेशर हमारे ऊपर माउंट हुआ और हमें 75 स्क्वायर मील जमीन पाकिस्तान को देनी पड़ गई। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री एक वैसे ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे थे, इसके बाद तो उनका क्रिटिसिज्म और बढ़ गया, पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो गए। जब पाकिस्तान के हौसले बुलंद हुए तो पाकिस्तान ने 5 अगस्त 1965, उसी साल 1965 में एक और प्रोग्राम लॉन्च किया, ऑपरेशन गिब्राल्टर। ये कश्मीर में लॉन्च हुआ, और कश्मीर में जब उन्होंने लॉन्च किया तो उन्होंने अपने यहाँ के जो लोग थे उनको भेस बदलकर कश्मीर के अंदर प्रो पाकिस्तान फीलिंग को डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने इसके अगेंस्ट फाइट की, फॉट बैक किया। हम इस ऑपरेशन गिब्राल्टर को नाकाम बनाने में सक्सेसफुल हुए। लेकिन पाकिस्तान को एक बात रियलाइज हो गई थी इस पूरे फेज में, 1962 के बाद हिंदुस्तान आर्मी के हौसले बुलंद नहीं हैं, ये लोग डिमोरलाइज हैं, डीमोटिवेटेड हैं, इंडिया में लीडरशिप क्राइसिस चल रहे हैं, फूड क्राइसिस चल रहे हैं, इससे सुनहरा मौका उनके लिए कभी नहीं हो सकता इंडिया में अटैक कर दिया जाए। और जब अटैक किया जाए तो इस बार कश्मीर ले ही लिया जाए। ठीक है, 1965 में उन्होंने इसको चेक कर लिया है, टेस्ट कर लिया है, हमने 75 स्क्वायर मील जमीन पाकिस्तान को दे दी है, हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म बढ़ रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी का। यहाँ पे एक पोस्ट हुआ करती थी कंजर कोट, हमारे यहाँ कंजर कोट एक पोस्ट हुआ करती थी, इसको पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था। फाइनली पाकिस्तान ने एक फुल फ्लैज वॉर लॉन्च कर दिया 1965 में, 1 सितंबर 1965 में। उसका नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। देखिए नाम में ही है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। और ये वॉर एक ऐसा ऑपरेशन था जहां पर पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा आर्मी डिप्लॉय कर दी। कश्मीर को कनेक्ट करने वाला एक रीजन है अखनूर, वहां पर एक जगह है, एक रीजन है छंब रीजन में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा आर्मी अपनी एक साथ डिप्लॉय कर दी, ग्रैंड स्केल पे, ग्रैंड स्लैम। और इतनी आर्मी डिप्लॉय कर दी एक साथ कि इंडिया को डिफेंड करना मुश्किल हो गया।
जब इंडिया को डिफेंड करना मुश्किल हो गया और पाकिस्तान लीड करने लगा, अब लाल बहादुर शास्त्री को टफ कॉल लेनी थी, क्योंकि अब सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही थी। लाल बहादुर शास्त्री ने आर्मी चीफ को बुलाया। उस समय आर्मी चीफ हुआ करते थे जनरल JN चौधरी साहब। उनको बुलाया, उनसे पूछा कि क्या सॉल्यूशन है। JN चौधरी साहब ने कहा कि एयर वॉर हमें करनी पड़ेगी, हमें एयरफोर्स की ज़रूरत है, पर अगर हम एयरफोर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो ये वॉर ग्रैंड स्केल पे चली जाएगी और इससे वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टफ कॉल लेने का समय था, टफ टाइम था। लाल बहादुर शास्त्री को फाइनली डिसीजन लेना था, और ये वो वक्त था जब लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जीवन का सबसे टफ डिसीजन लिया। और जब JN चौधरी से उन्होंने पूछा कि इसका हल क्या है, तो कहा जाता है कि JN चौधरी ने एक ऐसा हल बताया जिसके लिए शायद वो खुद भी तैयार नहीं थे, या कोई भी आर्मी चीफ जल्दी से ऐसे सॉल्यूशन के लिए रेडी नहीं होता। और कहा जाता है कि JN चौधरी ने जब ये हल बताया तो उनका ये मानना रहा कि लाल बहादुर शास्त्री साहब किसी भी डिसीजन के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए कभी एग्री नहीं करेंगे। उन्होंने जो ऑप्शन दिया वो था 2 फ्रंट वॉर का। 2 फ्रंट वॉर का मतलब था कि एक साइड से पाकिस्तान ने अटैक किया हुआ है अखनूर से, कश्मीर में अखनूर छंब रीजन में अटैक किया हुआ है। और क्यों अटैक किया हुआ है? क्योंकि वो एक रीजन क्रिटिकल रीजन है, और वो रीजन इंडिया को, रेस्ट ऑफ इंडिया को कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है, और अगर उसको कोई कैप्चर कर लेता है तो वो डिस्कनेक्ट कर देगा कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से। क्यों ना इंडिया दूसरे किसी साइड से, पंजाब साइड से पाकिस्तान पर अटैक कर दे। मतलब 2 फ्रंट, एक फ्रंट उन्होंने अटैक किया हुआ है, एक साइड से हम अटैक कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब था रिसोर्सेस का डिवीजन, इसका मतलब था आर्मी पर्सोनल का डिवीजन, इसका मतलब था टैंक्स का डिवीजन। लेकिन मरता क्या ना करता, और लाल बहादुर शास्त्री ने ये डिसीजन ले लिया और JN चौधरी साहब को इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, हरी झंडी दिखा दी। JN चौधरी खुद इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं थे। उन्होंने फिर पूछा कि आर यू श्योर शास्त्री साहब, पक्का कर दें? शास्त्री जी ने कहा मैंने कह दिया तो कर दीजिए। अब चीजें बदल गई। JN चौधरी साहब को 2 फ्रंट वॉर को लीड करना था। 2 फ्रंट वॉर को ग्रीन सिग्नल दे दिया जा चुका था। हमने 2 फ्रंट वॉर खोल दिया। हमने एक आर्मी को, एक टुकड़ी को पंजाब से अटैक किया, और जब यह अटैक हुआ, जब हमें अपने रिसोर्सेज को डिवीजन करना होगा, हमें अपने आर्मी पर्सनल को डिवीजन करना पड़ेगा, हमें अपने आर्म्स और एम्यूनिशन को डिवीजन करना पड़ेगा, तो ये काम पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। एक साइड से वो अटैक कर रहे हैं तो अब दूसरी साइड से उनको डिफेंड करना पड़ेगा। ये वो मूव था जो इंडिया के लिए कारगर साबित हुआ और इंडिया लीड करने लगा। ये वो अटैक था जहां से उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर किया था। हमने पंजाब के रास्ते से अटैक हमने किया, और कहा जाता है कि 1920 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया ने 20 सितंबर के आसपास तक कैप्चर कर लिया। पाकिस्तान का 1920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया कैप्चर कर चुका था बाई ऑपरेटिंग 2 फ्रंट वॉर। और जब पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया का 540 स्क्वायर किलोमीटर था। 1 या 2 दिन की बात थी, हिंदुस्तान लाहौर तक पहुंच गया था। मतलब अगर आप क्लियरली देखेंगे 1965 में जो वॉर हुई उसमें लाहौर तक हम लगभग आ चुके थे। 1 या 2 दिन की बात थी, हमारी आर्मी लाहौर तक पहुंचने वाली थी। लाल बहादुर शास्त्री जी का कॉन्फिडेंस अब पीक पे था। वो देश जो उनको कल तक क्रिटिसाइज कर रहा था, आज उनको सलाम ठोक रहा था, आज उनके डिसीजन की वाहवाही कर रहा था। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर था अभी भी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान ने के ऊपर अटैक जब हुआ तो अमेरिका ने अपनी औकात दिखाई, और अमेरिका ने 48 घंटों के लिए हमारे देश के लिए जो अनाज आना था उन जहाज़ों को रोक दिया गया। देखिए,
इस देश में सबसे ज्यादा लोग क्या किए, कोई कंट्री सबसे ज्यादा लोग क्या कर सकती है, वो ये कर सकती है कि हमारे जहाज ही रोक दिए। 48 घंटे के लिए हमें ये प्रेशर किया गया कि अपना अटैक रोकिए वरना आप दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। कहते हैं कि लॉजिस्टिक मिसकैलकुलेशन भी हो गई थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे पास आर्म्स और एम्यूनेशन कम पड़ रहे हैं पाकिस्तान के मुकाबले। लगना लाजमी भी था, 1962 की वॉर अभी हुई थी तो शायद वो खत्म हो जाएंगे। ये पहली वॉर थी जिसमें टैंक्स का बहुत ग्रैंड स्केल पे यूज हुआ था। हम वो कंट्री भी थे जिसने कभी वॉर को कभी फ्रंट पे आके कभी कोशिश ही नहीं की है। हमने हमेशा डिफेंड करने की कोशिश की है कि वॉर ना हो। हम वो देश थे जो पहले ही खाद्य संकट से जूझ रहे थे। हमने पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट थी, हमने मान लिया और हमने वॉर स्टॉप कर दी। वरना शायद ये क्लास जो आज रिकॉर्ड यहाँ से हो रही है शायद लाहौर से रिकॉर्ड हो रही होती, क्योंकि वो दौर था कि 1920 किलोमीटर का एरिया, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे पास था। खैर, इसको कहा जाता है ट्विस्टिंग द आर्म्स। जब हमारी अमेरिका ने शिपमेंट रोक दी, ट्विस्टिंग द आर्म्स, ये वही दौर है। वैसे एक मैं आपको किस्सा बता देता हूं कि 21 सितंबर को इलाहाबाद में एक रैली चल रही थी। हम लीड कर चुके थे, हमारे पास इतना एरिया था, हम पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस के मार चुके थे, खाद्य संकट था। तो लाल बहादुर शास्त्री साहब इलाहाबाद में एक रैली कर रहे थे, एक जगह भाषण दे रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही, वो रिकॉर्ड है वो बात, कि जनरल अयूब खान मिले थे और वो बोल रहे थे कि शास्त्री जी मैं आऊँगा आपसे दिल्ली मिलने। तो लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि अयूब खान साहब आप बड़े आदमी हैं, आप दिल्ली क्या आएंगे, आपके लिए एक तोहफा भेजा है, पाकिस्तान में भेजा है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। उस तोहफे की बात कर रहे थे जो हमने पंजाब से भेजा था, वो उस तोहफे की बात कर रहे थे जो लाहौर में मिलने वाला था अगर 1 या 2 दिन और हो जाते। 21 सितंबर 1965 ये वही डेट है जहां लाल बहादुर शास्त्री ने वो नारा दिया, जय जवान और जय किसान। जय जवान और जय किसान का कंटेक्स्ट समझिए। जय जवान क्योंकि आर्मी का हौसला अब बुलंद करना था, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका हौसला बांधने के लिए, और जय किसान क्योंकि देश में खाद्य संकट था। अब इंडिया शायद अपना लेसन, अपना पाठ लर्न कर चुका था कि देखिए नाउ और नेवर, एक देश अगर दूसरे देश पर खाने के लिए मोहताज हो जाएगा तो उसको उस प्रेशर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे। वो सिचुएशन थी नाउ और नेवर, और इंडिया ने एक और टफ डिसीजन लिया। एक सीड आया करता था HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड, इंडिया ने उसको अलाउ कर दिया। देखिए क्या कहानी है। बीच में ये भी मैं पॉलिटिक्स पे आ गया था, इंटरनल पॉलिटिक्स पे आ गया था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आ गया था। 1959 में जब 1957 में इंडिया में BOP क्राइसिस आए तो मैंने आपको बताया था अभी कि इंडिया ने फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो इसकी बैठक करनी शुरू कर दी थी, इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई थी। वो एक साइमल्टेनियस एक्सरसाइज चल रही थी। 1959 में इसी दौरान फोर्ड फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट का टाइटल था इंडियाज फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट। और इस रिपोर्ट के आधार पर इंडिया ने 1960 और 61 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया पायलट लेवल पे, मतलब छोटे स्तर पर, टेस्ट लेवल पे, टेस्ट करने के लिए 7 स्टेट्स में प्रोग्राम लॉन्च किया गया और 7 स्टेट्स के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया। प्रोग्राम का नाम था इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज IADP। इसके अंदर इंडिया ने अपने फूड क्राइसिस को सोल्व करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, पायलट प्रोजेक्ट लेवल पे किया है। इसके अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज को सुधारा जाएगा, कैसे हम अपने देश में अनाज को और उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इस पे चर्चा की जाएगी। लॉन्च कर दिया ये प्रोग्राम। 1965 आते आते 185 डिस्ट्रिक्ट्स तक बढ़ा दिया गया, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ा दिए गए और प्रोग्राम का नाम कर दिया गया इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ठीक है, इंडिया मतलब ये था कि जहां पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, फूड क्राइसिस चल रहे थे, वहां पर इंडिया अपनी
फूड क्राइसिस को सोल्व करने के लिए एफर्ट्स कर रहा था। 1961 में एमएस स्वामीनाथन, जिनको हम अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहेंगे, उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग नाम के एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को, एग्रीकल्चरल रिसर्चर को इनवाइट किया इंडिया में 1961 में। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको में रिसर्च कर चुके थे और मैक्सिको में जब फूड फेमाइन आई थी, जब वहां पे अकाल आया था, तो उस देश को उस अकाल से निकाल चुके थे, क्योंकि मैक्सिको के अंदर उन्होंने वो कंट्री जो फूड डेफिसिट कंट्री थी उसको उन्होंने सुधार लिया था और ऐसा कर दिया था कि वो कंट्री अब 1960s आते आते दूसरी कंट्रीज को वीट एक्सपोर्ट कर रही थी, अनाज एक्सपोर्ट कर रही थी। तो मैक्सिको में ये अपनी सफलता की कहानी लिख चुके थे। ये एक ऐसी बीज की वैरायटी पे काम कर रहे थे जो ज्यादा उत्पादन कर सके, जिससे ज्यादा अनाज उगाया जा सके। तो नॉर्मन बोरलॉग को एमएस स्वामीनाथन हिंदुस्तान बुलाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, अभी देखेंगे कैसे हुआ। और एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के हिंदुस्तान में फादर है और ये ओवरऑल ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर नॉर्मन बोरलॉग है। ये एक ऐसी वैरायटी पे काम कर रहे थे जिसका नाम था सेमी डुआर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। सेमी डुआर्फ वैरायटी का मतलब क्या था? देखिए, अब तक जो इंडिया अनाज उगाता था वो अनाज का पौधा सनलाइट को कॉम्पीट करने के चक्कर में ज्यादा ग्रो होता था, क्योंकि उसको सनलाइट चाहिए तभी वो ग्रो होगा, तो उसके लिए वो ज्यादा ग्रो होता था। वो पतला होता था, हाइट ज्यादा हुआ करती थी। यही उसकी विफलता का कारण था कि जब उसके ऊपर फल उगता था, जब उसके ऊपर गेहूं उगता था, जब उसके ऊपर वो फ्रूट आया करता था, जब उसके ऊपर वो बीज आया करता था, वो उसका भार नहीं संभाल पाता था और वो गिर जाया करता था। मतलब उस बीज के साथ, उस तरह के पौधे के साथ अनाज की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि वो जो वैरायटी है वो ज्यादा वेट नहीं संभाल पाएगी। तो नॉर्मन बोरलॉग एक ऐसी वैरायटी पे काम कर रहे थे जो इसके अपोजिट हो, सेमी डुआर्फ। सेमी डुआर्फ मतलब जिसकी हाइट कम हो, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, जिसका स्टेम, तना मजबूत हो, ताकि कल को जब उसके ऊपर वो फ्रूट आए, वो अनाज उगे, वो बीज आए, तो वो ज्यादा वेट उसका संभाल पाए, क्योंकि उसका तना मजबूत होगा, वो स्ट्रोंग ज्यादा होगा, उसकी हाइट कम होगी। यही उन्होंने इंडिया में किया। वो इसी वैरायटी को इंडिया में लेके आए। इस वैरायटी का नाम था सेमी डुआर्फ वैरायटी। ये हाई यील्ड वैरायटी थी। ये एक ऐसी वैरायटी थी बीज की जो कीटनाशक, कीट से ज्यादा लड़ने के लिए कारगर थी। ये डिजीज रेसिस्टेंट व्हीट की वैरायटी थी। इसको इंडिया में लाया गया। किसके कहने पर लाया गया? एमएस स्वामीनाथन, जो 1961 में नॉर्मन बोरलॉग को बुलाते हैं। यही वैरायटी उन्होंने इंडिया में लॉन्च की। ये इस वैरायटी पे उन्होंने एक जापान की बीज आता था, वहां से लेके उन्होंने इस पे काम किया था। रिसर्च काफी लंबे समय से वो कर रहे थे। इंडिया ने नाउ और नेवर सिचुएशन को मानते हुए, ये कहानी अलग चल रही थी, वॉर वाली अलग कहानी चल रही थी। अब आप दोनों को अगर मर्ज करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारी रिसर्च पूरी हो चुकी है। यहाँ पे अमेरिका, अभी मैंने आपको बताया, वो अपनी हमारे शिपमेंट्स रोक चुका है। पाकिस्तान अटैक कर चुका है, हम उसको जवाब दे चुके हैं। लेकिन और हमारे देश में सूखा पड़ा हुआ है। 1965, 1966 भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। लाल बहादुर शास्त्री ने इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमी के लिए, देश की ज्योग्राफी के लिए, देश के भूख संकट को निपटने के लिए एक और टफ डिसीजन लिया, एक और कॉल ली, और देश में 1966 में, 1966 में इस बीज की वैरायटी को अलाउ कर दिया। इसको कहा जाता है HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स पहले लोट में हमने 2 जगह से मंगाए। मैक्सिको, ये वही मैक्सिको है जहां नॉर्मन बोरलॉग काम कर चुके थे एज अ रिसर्च स्कॉलर, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। वहां से हमने पहले लोट में 18,000 टन व्हीट का सीड इंपोर्ट किया। राइस भी हमने साइमल्टेनियसली मंगाया, वो मंगाया हमने फिलीपींस से। और इन बीजों को हमने पहले पूरे कंट्री के अंदर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, नहीं, हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया
3 स्टेट्स में, 3 सेलेक्टिव स्टेट्स में, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में हमने इनको अलाउ किया, अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, ये वो सीड थे जिनको CIMMYT नाम का रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस करता था, बनाता था, इनके ऊपर काम करता था। ये वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करता था गेहूं पे और मक्का पर, मेज पर। ये वही इंस्टीट्यूट है जहां पर नॉर्मन बोर लोग काम किया करते थे। मैक्सिको के अंदर ये इंस्टीट्यूट है। जब सीड्स मंगाए तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इंडिया के इस हिस्से में। सवाल आता है कि इंडिया के इन्हीं स्टेट्स में क्यों अप्लाई किया गया? इंडिया के इन्हीं स्टेट्स में इसलिए अप्लाई किया गया क्योंकि आप ये देखेंगे, ये है इसके पीछे की ज्योग्राफी, इंडो गैंगटिक प्लेन्स। यहां की जो मिट्टी की क्वालिटी है, मिट्टी की जो सोइल है, उसको कहा जाता था एलुवियल सोइल। उस सोइल के अंदर नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस बीज को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। इन स्टेट्स के अंदर जो वाटर टेबल है वो भी अच्छा खासा अवेलेबल था। इन स्टेट्स के अंदर हम जो ये IADP, IIAP प्रोग्राम ये पहले ही लॉन्च करके देख चुके थे। हमें पता था कि यहां का फार्मर रिस्क ले सकता है। देखिए, नए बीज को अडॉप्ट करने के लिए वो मेंटल एटीट्यूड भी तो होना चाहिए, वो मेंटलिटी भी तो होनी चाहिए। तो हम ये चेक कर चुके थे कि यहां का फार्मर इन बीज को, HYV सीड्स को अप्लाई करने का रिस्क ले लेगा। वाटर टेबल यहाँ पे ठीक ठाक लेवल पर है, इंडो गैंगटिक प्लेन्स के राज्य हैं, यहाँ पे एलुवियल सोइल है जो नेचुरली हेल्प करेगी इन बीज को ग्रो करने में। ठीक है, हमने इन 3 स्टेट्स में इसको अप्लाई कर दिया। साइमल्टेनियसली जब हमने इनको अप्लाई किया तो 2-3 काम हमने और किए। देखिए, हम ग्रैंड स्केल पे जुटे हुए थे अपनी खाद के संकट से उभरने के लिए। 1964 में LK झा साहब, लाल बहादुर शास्त्री साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उनके चेयरपर्सन में हमने एक कमेटी को अपॉइंट किया था, फूड प्राइस कमेटी, एग्रीकल्चर फूड ग्रेन प्राइस कमेटी। फूड ग्रेन प्राइस कमेटी, इसके चेयरपर्सन थे LK झा, तो इसको LK झा कमेटी भी कहा जाता है। इस कमेटी ने जब 1965 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो इसने पहली बार हिंदुस्तान में बताया कि हिंदुस्तान में किसानों को प्रोड्यूसर्स प्राइस मिलना चाहिए, एक सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। मतलब जब वो फसल उगाएं तो उनको पता हो कि कम से कम इस दाम पर तो उनका अनाज बिक जाएगा। पहली बार इस कमेटी के आधार पर हिंदुस्तान में MSP लाई गई। आज जब हम सवाल खड़ा करते हैं ना कि MSP होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो बात अलग है, उस पर हम अलग बहस कर लेंगे। पर वो 1965 की रिपोर्ट थी, वो LK झा कमेटी की रिपोर्ट थी जिसने ये रिकमेंड किया। और अब कंटेक्स्ट देखिए, हम उस दौर से गुजर रहे थे, इस चीज की जरूरत थी, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया गया इस कमेटी के आधार पर। और ये पहली बार गेहूं के लिए दिया गया 1966-67 में। 1966 और 67 में 54 पर क्विंटल दिया गया। आज तो गेहूं का MSP 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2125 पर क्विंटल है, 2125 रुपए पर क्विंटल है। कभी ये सिर्फ 54 रुपए हुआ करता था, उस समय इसकी जरूरत थी। तो MSP का क्रेडिट जाता है LK झा कमेटी को। 1965 में एक रिपोर्ट आई, उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे C सुब्रमण्यम। उन्होंने बड़े एफर्ट किए, उन्होंने बड़े प्रयास किए और 2 इंस्टीट्यूशन डेवलप किए। 1965 जनवरी 1965 में हिंदुस्तान में 2 इंस्टीट्यूशन और आए। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जिसका नाम बदल के 1985 में 1985 में CACP भी हो गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस। 1985 में हुआ ये नाम। और दूसरा इंस्टीट्यूशन था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। देखिए, इसका काम था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का काम क्या था कि एग्रीकल्चरल कॉस्ट के आधार पर MSP को तय करना। फार्मर की कॉस्ट कितनी आ रही है उसके आधार पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, MSP दी जाए। ठीक है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम क्या था कि जो MSP ये सेट करेगा, इसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, इस दाम पर प्रोक्योर करेगा।
प्रोक्योरमेंट। तो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का काम है एमएसपी को तय करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करना, ताकि फार्मर को एक एमएसपी मिल सके जिसके आधार पर वो प्रोडक्शन कर सके। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम था इस दाम पर प्रोक्योरमेंट करना। ये वही दौर है जिस दौर में ये सारी चीज़ें आ रही है। एमएसपी आ रहा है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ रहा है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन आ रहा है। अब कंटेक्स्ट समझ रहे हैं। हिंदुस्तान में इनके रिजल्ट्स आने अभी बाकी थे। अब रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट्स ये आए कि प्रोडक्शन बढ़ गई। ऑब्वियस सी बात है, इतनी मेहनत करेंगे और प्रोडक्शन भी ना बढ़े तो क्या फायदा। प्रोडक्शन बढ़ गई और जो प्रोडक्शन 1966-67 में 74 मिलियन टन हुआ करती थी वो बढ़कर 105 मिलियन टन हो गई। 1971 में हिंदुस्तान ने पहली बार अनाज को जीरो इंपोर्ट किया। इंपोर्ट्स ड्रास्टिकली फॉल हो गए, फार्मर्स की इनकम बढ़ गई, गांव की गरीबी दूर होने लगी। गांव की गरीबी 1967 में जो 64% थी वो घटकर 56% आ गई और आने वाले सालों में और घटी। लेकिन क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट का अपना सपोर्ट था, गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को फुल फ्लेज स्केल पे सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि स्थिति ऐसी थी, हमें इस देश को खाद्य संकट से उभारना था। प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल सपोर्ट था। लाल बहादुर शास्त्री, खैर इसके बाद उनका डिमाइस हो गया था, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, तो इंदिरा गांधी ने भी इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा। तो प्राइम मिनिस्टर्स को सपोर्ट कर रहे थे पर्सनल लेवल पे कि ये प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हो रही थी, गवर्नमेंट इरिगेशन में, फर्टिलाइजर में इन्वेस्ट कर रही थी, क्रेडिट फैसिलिटीज मुहैया कराई जा रही थी, किसानों को सस्ते रेटों पर लोन दिया जा रहा था, सब्सिडीज दी जा रही थी फर्टिलाइजर पर, पेस्टिसाइड पर, HYV सीड पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मर अडॉप्ट करे, फार्मर इंसेंटिवाइज हो। नए नए रिसर्च सेंटर खोले जा रहे थे, क्योंकि इस बीज के साथ एक खतरा था कि इस पे पेस्ट लग सकता था, कीड़ा जल्दी लग जाएगा, और कीड़ा लग जाएगा तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो रिस्क को दूर करने के लिए रिसर्च सेंटर गवर्नमेंट ने खोले ताकि ये सारे रिस्क दूर हो सके। तो गवर्नमेंट पर्सनल लेवल पे काम कर रही थी, लेकिन फिर भी कुछ क्रिटिक्स थे, कुछ भी क्रिटिसिज्म थे। जैसे कुछ क्रिटिक्स थे कि इस बीज के अंदर ग्लूटेन का कंटेंट कम होगा। मतलब ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन वो प्रोटीन होता है जो गेहूं में पाया जाता है। कहते हैं कि ये बीज ज्यादा ग्रो होता है, ज्यादा प्रोडक्शन होती है, पर इसके अंदर ग्लूटेन नाम के प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। अगली जो क्रिटिक्स था वो था कि इसके अंदर जो पकने की फैसिलिटी है, पकने में जो ये बीज है ये ज्यादा समय लेता है, बेकिंग जो क्वालिटीज हैं इसकी वो लेस है, ये इनइक्वालिटी बढ़ा देगा। मतलब जो फार्मर इसको अडॉप्ट कर लेंगे वो तो आगे निकल जाएंगे, और जो नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, जो रीजन इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। वाटर टेबल, जाहिर सी बात है, देखिए जो ये HYV सीड है इसको अच्छा फर्टिलाइजर चाहिए, खाद, वाटर टेबल ज्यादा अच्छा चाहिए, पानी की मात्रा इसको अच्छी चाहिए। जब फसल ग्रो हो रही होगी तो इसको पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड चाहिए, क्योंकि जब वो ग्रो होगा तो कीड़ा लग सकता है, कीड़े से बचने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड चाहिए। अमेरिका इसलिए 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ओवर हुआ, जो आर्म्स और एनिमेशन फैक्ट्रीज बंद हुई, वो केमिकल फैक्ट्रीज बंद हुई, तो उस केमिकल से अमेरिका पेस्टिसाइड बना रहा था, इंसेक्टिसाइड बना रहा था। और जो वो फूड फॉर पीस प्रोग्राम के बाद इंडिया से वो रुपी में पेमेंट लेता था, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करता था इंडिया में, ताकि इंडियन फार्मर्स उस पैसे का इस्तेमाल करके, या इंडियन फार्मर ग्रीन रिवॉल्यूशन के एवज में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड खरीदे। ये भी इसकी कहानी है। खैर, ये बीज, इसको फर्टिलाइजर चाहिए, इसको पानी ज्यादा चाहिए, इसको पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड चाहिए, तो इसकी आलोचना भी हो रही है। और जाहिर सी बात है, जो फसल ज्यादा ग्रो होगी ना, उसको इनपुट भी तो ज्यादा चाहिए, वो पानी भी तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी ना, जो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी वो खाद ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, तो तभी तो ग्रो होगी ना। ज्यादा ग्रो होने के लिए ज्यादा इनपुट चाहिए, तो पानी ज्यादा चाहिए था। इसलिए इनको इन 3 पर्टिकुलर स्टेट्स में पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया, क्योंकि वहां की एलुवियल सॉइल थी, वहां का वाटर टेबल कंटेंट ठीक था। खैर, यहां हमने लॉन्च कर दिया। तो एक क्रिटिसिज्म ये था कि क्योंकि ये पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो फ्यूचर में वाटर टेबल नीचे चली जाएगी, और ऐसा हुआ भी। 1980s के बाद किसानों ने ये देखा, 1980s 85 के बाद, कि पानी का जो स्तर है वो पानी का स्तर जमीन में नीचे जा चुका है। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी इसके साथ, सैलिनाइजेशन। जमीन के अंदर सोइल का कंटेंट बढ़ना था,
बिल्कुल होगा ऐसा। जब पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा फसल की रिक्वायरमेंट के साथ, तो जब पानी ऊपर आएगा तो सेलेनाइजेशन भी बढ़ेगा, मिट्टी के अंदर सोइल का कंटेंट भी बढ़ेगा। एक क्रिटिसिज्म ये भी था, जो सोइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, होंगे ही ना। जब ये फसल ज्यादा ग्रोथ चाहती है तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, तो भविष्य में जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएंगे। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ये लाया गया देश में, तभी खाद की जरूरतों को पूरा किया गया। इंडिया 1972 आते आते 72-73 आते आते फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। हमें अब किसी देश से इंपोर्ट करने की खास जरूरत नहीं थी, हम सेल्फ सफिशिएंट बन चुके थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के 6-7 साल बाद ये रिजल्ट आ चुके थे। खैर, जब कारवा आगे बढ़ा तो हमने HYV सीड को बाकी स्टेट्स में भी स्प्रेड किया, करना ही था। लेकिन आज भी एक आलोचना है कि सदर्न स्टेट्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया उस स्केल पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आज भी ग्रीन रिवॉल्यूशन से अछूते रह गए। या आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि सदर्न स्टेट्स में क्यों नहीं आया और नॉर्दर्न स्टेट्स इस ग्रीन रिवॉल्यूशन से, इस क्रांति से पीछे रह गए। देखिए, वो क्रांति है जो हथियारों से नहीं लड़ी गई, औजारों से लड़ी गई है, और औजारों की लड़ाई वहां क्यों नहीं पहुंची, ये थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। खैर, अब हमने HYV सीड्स को वीट और राइस तक ना रख के बाकी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स पे लाया गया। हमारे देश की सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ी। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एक चीज जनरेट की जिसका नाम था मार्केटेबल सरप्लस। देखिए, अभी तक हम उगा रहे थे सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, अभी तक हम उगा रहे थे सबसिस्टेंस के लिए। पहली बार देश के अंदर मार्केटेबल सरप्लस प्रोड्यूस हुआ। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है कि हिंदुस्तान का किसान अब अपनी जरूरत पूरी करने के बाद जो उसके पास बचता है उसको बाजार में बेचाता है। पहले वो इतना भी नहीं उगा पा रहा था कि खुद की जरूरतें पूरी हो सके। हम दाने दाने के मोहताज थे, हमें PL 480 साइन करना पड़ गया था। लेकिन अब हम इतना उगा पा रहे हैं कि खुद की जरूरतें भी पूरी कर पा रहे हैं और बाजार में बेच पाते हैं। मार्केटेबल सरप्लस हमने जनरेट किया, वो सरप्लस जो मार्केट में ट्रेड हो सके, मार्केटेबल सरप्लस। तो ये स्पेशली वीट और राइस के कंटेक्स्ट में हुआ। जब बेसिक इकोनॉमिक्स है, जब वीट और राइस की मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, आप किसान हैं, आप भी ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, मैं भी ज्यादा उत्पादन कर रहा हूं, सब लोग ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, तो सप्लाई बढ़ी। बेसिक सी बात है, जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई का राइट वर्ड चले जाएगा तो दाम कम होने लगे, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन कम हो गया। जब प्राइस ऑफ फूड ग्रेन कम हुआ तो किसान, जो गरीब किसान थे, उनको भी फायदा हुआ। अब उनके घर का चूल्हा भी जल पा रहा है, ये बड़ा फायदा हुआ। तो प्राइस डिक्रीज हो गए। और ये वो दौर था जब गवर्नमेंट को इस बात की अकल आई कि गवर्नमेंट को भी बफर स्टॉक मेंटेन किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी बफर स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। जो आज हुआ है वो भविष्य में भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने अपने पास भंडार रखे अनाज के, चावल के, और हमारे यहाँ बफर स्टॉक मेंटेन किया जाने लगा। देखिए, ये वो दौर था जहां हमने दाने दाने के मोहताज के बाद इस देश ने अपने पास बफर स्टॉक मेंटेन रखना शुरू कर दिया। इनफैक्ट हमने उस दौर के बाद दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी किया, और आज तो आप कंडीशन जानते ही। एक बात जो मैं बतानी यहां पर भूल गया, ये MSP था। MSP का नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका जो ओरिजिनल आइडिया था ये भी अमेरिका का ही है। इसका क्रेडिट दिया जाता है फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर को। इट वॉज हिज आइडिया कि फार्मर को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए ताकि फार्मर इस चीज के लिए तैयार रहे कि वो जो उगा रहा है वो उसको किस रेट पे बेच सकता है, इंसेंटिवाइज हो जाएगा फार्मर। इसी को LK झा कमेटी लेके आई, रिकमेंड किया, और इंडिया ने 1966-67 में लॉन्च किया। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा था। खैर, एक इमेज दिखाता हूं मैं आपको NCERT की। ये NCERT के अंदर चैप्टर 2 है, IED इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और वहां पे ये एक इमेज है। अब ये बड़ी छोटी सी इमेज है, बड़ी जनरल सी इमेज है, पर इसमें एक अपनी कहानी है। एक बार आप देखिए इसको। इसमें लिखा हुआ है, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हु इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। सही बात है, किसके ऑफर की बात कर रहा है? ये एक सूट बूट वाले इंसान की बात कर रहा है। मुझे जो समझ में आता है, शायद ये अमेरिका का सिटीजन है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके पास कुछ ग्रेन्स के बैग रखे हुए हैं,
और इस ग्रेन्स के बैग पे कुछ कोड लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कोड नजर आएगा PL480। तो आप समझ गए होंगे ये क्या कह रहा है। ये हमारे देश का किसान ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद कह रहा है कि हरित क्रांति के बाद हम आपके इस ऑफर के लिए तैयार नहीं हैं। और हम क्यों लेंगे? हम आपके इसके पीछे की डिप्लोमेटिक पॉलिसी को समझ चुके हैं। आर यू गेटिंग मी? अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। तो ये वो कहानी थी उस क्रांति की जो हथियारों से नहीं लड़ी गई, औजारों से लड़ी गई। ये वो कहानी थी जो एक देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो कैसे देश दाने दाने के लिए मोहताज हुआ और आज एक एग्रीकल्चरल सरप्लस कंट्री है, आज फूड ग्रेन सरप्लस कंट्री है, हम एक सरप्लस मात्रा में उगाते हैं। मैंने आज कोशिश की है वो अनसुनी अनकही बातें बताने की जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई थी। कुछ चीजें जाहिर सी बात है रह गई होंगी, क्रिटिक्स रह गए होंगे, और मैंने कुछ सवाल आपके लिए दिए। कभी और चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।